मर्चेंट नेवी होती क्या है, ये किस बला का नाम है। जब से इस टॉपिक के बारे में चारों तरफ बात होनी शुरू हुई है, मार्केट में बहुत सारे मिसलीडिंग वीडियोस आ गए हैं। वैसे तो मेरे लिए तो सफिशिएंट है, वो उतना कमाया हुआ खत्म नहीं होता है। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके डीएनएस के लिए। किसी ने ऐसे पूरा एक कॉलेज बना दिया है जो कि क्लेम कर रहे हैं कि हम आपको IMU CT क्रैक करने का तरीका बता देंगे। ये वीडियो बनाने के बाद आई एम प्रिटी श्योर मुझे बहुत सारे लोगों के DMs आएंगे, बहुत सारे लोग ऑफेंड भी हो जाएंगे। LNG कैप्टन्स 22 लाख रुपए भी कमाते हैं महीने के। स्टार्ट होगी क्या? दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी इमेजिन किया है कि जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है, जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है, आपके चारों तरफ सारे न्यूज़ चैनल, सारे सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ शिप्स की बातें हो रही हैं। तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि इन शिप्स पर आखिर जाता क्या है, ये शिप्स चलती कैसे हैं, इन शिप्स पर काम करने वाले लोग पैसा कितना कमाते हैं, और अगर ये करियर मुझे ज्वाइन करना है तो मैं कैसे करूं। ये सारे सवालों के जवाब आज मैं दूंगा। मुझे सब आता है। सो हेलो अगेन एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन संधू। मैं एक थर्ड ऑफिसर हूं और मैं इन्हीं मर्चेंट शिप्स पर नेविगेटिंग ऑफिसर का काम कर रहा हूं पिछले 8 सालों से। और आप देख रहे हैं एंकर्ड इन जर्मनी। वैसे तो ये मेरा और मेरी प्यारी सी फियांसे वंशिका का एक व्लॉग चैनल है। इस पर हम अपने वीकली व्लॉग्स डालते रहे हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो चेक इट आउट ऑन आवर चैनल। बट ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही है क्योंकि आप लोगों ने हमारा इनबॉक्स बम्बार्ड कर दिया है इन मैसेजेस से कि मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता हूँ। मर्चेंट नेवी में पैसे कितने मिलते हैं, अगर मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है तो मेरी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। मैं आज उन सब सवालों का इस वीडियो में आप लोगों को जवाब दूंगा। और दूसरा बड़ा रीज़न कि जब से ये टॉपिक थोड़ा पॉपुलर हुआ है, जब से इस टॉपिक के बारे में चारों तरफ बात होनी शुरू हुई है, मार्केट में बहुत सारे मिसलीडिंग वीडियोस आ गए हैं। हर कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, हर कोई व्यूज़ पाना चाहता है, पर उसकी वजह से इनोसेंट लोग जो कि एक करियर बनाना चाह रहे हैं, जो कि एक जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग वीडियोस मिल रही हैं एंड कोई एक प्रॉपर गाइडेंस देने वाली कोई वीडियो इंटरनेट पर है ही नहीं। मेरा काम इस वीडियो से किसी को टारगेट करना नहीं है। मैं चाहता हूं कि सिर्फ आप लोग एक करेक्ट और एक लेजिट इन्फॉर्मेशन के साथ अपना ये इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीजन ले सकें, क्योंकि आपका ये डिसीजन आपका सारा फ्यूचर डिसाइड करेगा और आपके साथ साथ आपकी फैमिली का भी फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो ये वीडियो बनाने के बाद आई एम प्रिटी श्योर मुझे बहुत सारे लोगों के DMs आएंगे, बहुत सारे लोग ऑफेंड भी हो जाएंगे, पर मेरा पर्पस इस वीडियो से किसी को ऑफेंड करना नहीं है। मेरा पर्पस है सिर्फ और सिर्फ सारे मिथ्स को ब्रेक करने का, क्योंकि इसमें किसी की गलती नहीं है। हर किसी की दुकान चल रही है, मैं तो चाहता हूँ चले, पर वो दुकान किसी का नुकसान करके नहीं चलनी चाहिए, किसी को गलत रास्ता दिखा कर नहीं चलनी चाहिए। इस वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सारे सवाल 1 बाय 1 करके मैं इस वीडियो में आंसर करूंगा और कोशिश करूंगा मैक्सिमम से मैक्सिमम एक ओवरव्यू आपके सामने रख सकूं। अभी ना इतनी सारी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन होने के कारण आप लोगों को अगर मेरी बात सुननी है, अगर मेरी बात समझनी है, तो प्लीज़ अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा लीजिए कि आपने आज तक इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर जो भी सुना है, एक बार के लिए उस सबको भूल जाइए, मानिए कि वो झूठ है। तभी वो बात आप अच्छे से डिसॉल्व कर पाएंगे और एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। तो सबसे पहला सवाल कि मर्चेंट नेवी होती क्या है, ये किस बला का नाम है। क्या हम डिफेंस फोर्सेस से एसोसिएटेड हैं? क्या हमें कोई गवर्नमेंट जॉब्स वाले पर्क्स मिलते हैं, या फिर हम हथियार अपने साथ कैरी करते हैं? द आंसर इज नो। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। अगर आपको अपना कोई सामान अपने दोस्त को पहुंचाना हो जो कि US में रहता है, तो आप किसी एक कुरियर सर्विस से बात करके अपना पार्सल उस कुरियर सर्विस को देंगे। वो कुरियर सर्विस किसी मीन्स के थ्रू US तक उस कुरियर को पहुंचाएगी एंड आगे कोई और सर्विस आपके दोस्त तक उस पार्सल को पहुंचा देगी। तो जो इंडिया से US के बीच का सफ़र है, उसमें बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के तरीके आते हैं, जिसमें सबसे मेजर 2 ही तरीके हैं। पहला है बाय एयर एंड सेकंड है बाय सी। अब बाय एयर में प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो कार्गो स्पेस है, उनका जो सामान ले जाने की जगह है, वो बहुत कन्फाइंड है एज़ कम्पेयर टू जो उसको पहुंचाने की कॉस्ट है। एक जहाज़ को, एक हवाई जहाज़ को चलाने का जो खर्चा है वो
कई ज़्यादा हैं एक समुद्री जहाज से। तो मर्चेंट नेवी डील करती है समुद्री जहाज़ों से, जो कि आपका सामान एक देश से बहुत बड़ी क्वांटिटी में दूसरे देश तक पहुंचा देती है। अब मर्चेंट नेवी के शिप्स सामान कैरी करने वाले शिप्स तो होते हैं, पर हर कोई शिप हर तरीके का सामान कैरी नहीं कर सकता। तो आप लोगों को एक आसान तरीके से समझाने के लिए मैं इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। पहले हैं ड्राई शिप्स एंड दूसरे हैं टैंकर शिप्स। अब जो ड्राई शिप्स होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। उसमें हमारे बल्क कैरियर्स भी आते हैं, उसमें हमारे कंटेनर शिप्स भी आते हैं, उसमें हमारे कार कैरियर्स भी आते हैं, उसमें हमारे पैसेंजर शिप्स भी आते हैं। और इन सब शिप्स में वो हर एक चीज़ जाती है जो आपके सिर पर पंखा चल रहा है, आप जो कपड़े पहन रहे हो, आपके पैरों में जो चप्पल है उसके नीचे लगी हुई टाइल, ये सब चीज़ें कार्गो के अंदर काउंट होती हैं। और ये सब चीज़ें आपके ड्राई कार्गो शिप्स के थ्रू आती हैं। एंड दूसरी तरफ होते हैं हमारे टैंकर शिप्स। टैंकर से आप समझ ही गए होंगे कि उनमें लिक्विड कार्गो जाता है। अब वो लिक्विड कार्गो किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो तेल हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो एलएनजी हो, चाहे वो एलपीजी हो। ये सब चीज़ें आपके टैंकर्स कैरी करते हैं अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग टाइप की कंस्ट्रक्शंस के सारे शिप्स होते हैं। अगर आप इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैं ज़रूर इस बारे में एक वीडियो पक्का बनाऊंगा। तो हमने जान लिया कि एक्चुअली मर्चेंट नेवी वाले शिप्स, मर्चेंट शिप्स एक्चुअली कैरी क्या करते हैं, हमारा काम क्या होता है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या हमें गवर्नमेंट जॉब को बिलोंग करते हैं? आंसर है नहीं। हमारी जॉब इज टोटली प्राइवेट। वैसे तो कई सारी गवर्नमेंट की कंपनीज भी एग्जिस्ट करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया की भी एक कंपनी है जिसका नाम SCI है, बट अगेन दैट इज जस्ट वन कंपनी। उसी कंपनी की तरह बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी हमारे अपने कंट्री इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये जॉब कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, दिस जॉब इज टोटली प्राइवेट। लेकिन आपकी जो सैलरीज आती हैं, अगर आप एक इंडियन फ्लैग्ड वेसल पे नहीं हैं तो आपकी सैलरीज विल बी इन US डॉलर्स। आपकी जो सैलरी आपको क्रेडिट होगी, आपके बैंक अकाउंट में आएगी, दैट विल बी इन US डॉलर्स। अब अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि हमारी US डॉलर्स में कमाई हुई सैलरी टोटली टैक्स फ्री है, तो ये भी एक आधा सच होगा। क्योंकि ये भी सच है कि हमारी सैलरी टैक्स फ्री है, बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे कि हमको इंडिया से दूर शिप पर 182 डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर रहना पड़ेगा। पहले कुछ सेलर्स क्या किया करते थे कि अगर उनका 182 डेज कंप्लीट नहीं हुआ तो वो वेकेशन पर कहीं बाहर चले जाया करते थे। अब वो वैलिड नहीं है। अब आपको शिप पर ही 182 डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर स्पेंड करने पड़ेंगे। अगर आप वो NRE स्टेटस मेंटेन नहीं कर पाते तो यस, आप भी हर एक इंडियन की तरह उसी टैक्स स्लैब में आएंगे जो कि उतनी सैलरी ड्रॉ करने वाला कोई भी इंडियन सिटीजन आएगा। अब दूसरा मिथ ये है कि कई सारे लोग बोलते हैं कि हमें तो जी सैलरी 12 के 12 महीने मिलती है, जो कि भाई साहब पूरा पूरा झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पहली बात, हमें सैलरी सिर्फ उतने टाइम के लिए मिलती है जितने टाइम के लिए हम शिप पर हैं। वैसे तो मेरे लिए तो सफिशिएंट है, वो उतना कमाया हुआ खत्म नहीं होता है, बट हाँ चलो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, हमें उतने ही टाइम के लिए सैलरी मिलती है जितना टाइम हम शिप पर सेल कर रहे हैं। कुछ कंपनीज, माइंड यू, कुछ कंपनीज ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जो आपको 12 महीने पे करती हैं, बट कहानी सारी घूम के वही है कि आप ही के पैसे आपको ऑन बोर्ड पूरे ना देकर वही पैसे आपकी वेकेशन में आपको दे दिए जाएंगे। इसके अलावा कोई और इसमें फ्लॉ है ही नहीं, यही सारी कहानी है। बट इसमें लिमिटेशन ही आ जाती है कि देन यू आर कंट्रोल्ड बाय योर कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, यू वांट टू टेक अ वेकेशन फॉर लेट्स से 1 ईयर, 1.5 ईयर। सो इन दोज कंपनीज यू कैन नॉट डू दैट, बिकॉज अगर आपको 12 महीने पे कर रही है तो वो कंपनी चाहेगी कि आप इस टाइम इस शिप को ज्वाइन कर लें। बिल्कुल जायज़ है। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी यही करता। मैं बात समझ सकता हूँ कि अगर मैं किसी को 12 महीने पे कर रहा हूँ तो वो मेरी मर्जी से काम करना चाहिए। तो ये है सारी कहानी हमारे पैसों की। अब इन शिप्स पर एक्चुअली होता कौन कौन है? अगेन इस चीज़ को आसानी से समझने के लिए इनको हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। पहला सेक्शन है डेक डिपार्टमेंट, दूसरा सेक्शन है इंजन डिपार्टमेंट और तीसरा सेक्शन है केटरिंग डिपार्टमेंट। डेक डिपार्टमेंट वो होता है जो शिप्स का सारा कार्गो प्लान करता है, जो शिप्स को पॉइंट A टू पॉइंट B ले जाने के लिए पूरी पैसेज की प्लानिंग करता है
और जो शिप्स को डेली बेसिस पर शिप्स को नेविगेट करता है, वो सारा काम होता है हमारे डेक डिपार्टमेंट का। सेकंड नंबर पर आता है इंजन डिपार्टमेंट। इंजन डिपार्टमेंट हैंडल करता है सारी शिप की मशीनरीज को, जिसमें आपका मेन इंजन भी आता है, जिसमें आपके जनरेटर्स भी आते हैं, आपके बॉयलर्स भी आते हैं, आपके प्यूरीफायर्स भी आते हैं एंड सो ऑन। बहुत सारी मशीनरीज जो हैंडल करने वाले लोग हैं, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इंजन डिपार्टमेंट। फिर आता है हमारा केटरिंग डिपार्टमेंट। अब केटरिंग डिपार्टमेंट में होते हैं हमारे दो सबसे खास लोग। पहला होता है चीफ कुक एंड दूसरा होता है मेसमैन। उनका काम होता है, हम जब सारे दिन के थके हारे काम करके शाम को बैठते हैं डिनर टेबल पे, तो हमारे डिनर टेबल पे खाना पहुंचाना, हमारे कैबिन्स का, हमारे लॉन्ड्रीज का जो भी सामान हमें चाहिए वो हम तक पहुंचाना। बेसिकली हमारी जिंदगी को आसान बनाने का काम होता है केटरिंग डिपार्टमेंट का। अब इन शिप्स पर रैंक कैसे काम करते हैं, तो डेक डिपार्टमेंट में पहला रैंक होता है, सबसे बड़ा रैंक होता है कैप्टन, जिसको कि हम मास्टर भी कहते हैं। दूसरा रैंक होता है चीफ ऑफिसर, तीसरा रैंक होता है सेकंड ऑफिसर और चौथा रैंक होता है थर्ड ऑफिसर, जो कि मैं हूं। कई कंपनीज में कई जगह आपको जूनियर ऑफिसर्स भी मिलेंगे, जिनको कई जगह फोर्थ ऑफिसर भी बोला जाता है। एंड फिर आते हैं हमारे प्यारे डेक कैडेट्स, जो कि एक ट्रेनी होता है, जो हमारे पास 18 महीने के लिए सेलिंग करने आता है। 18-12 डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ कोर्स यू आर फ्रॉम। फिर आते हैं हम अपने इंजन डिपार्टमेंट पे। इंजन डिपार्टमेंट में सबसे ऊपर आते हैं हमारे चीफ इंजीनियर, सेकंड नंबर पर आते हैं सेकंड इंजीनियर, थर्ड नंबर पर आते हैं थर्ड इंजीनियर एंड फोर्थ नंबर पर आते हैं फोर्थ इंजीनियर्स। सिमिलर टू द डेक डिपार्टमेंट, यहाँ पर भी कई बार इंजन कैडेट होता है, इसको कई जगह फिफ्थ इंजीनियर भी कहते हैं। और केटरिंग डिपार्टमेंट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। अब एक इंसान और होता है जो कि पूरे शिप की जान होता है, जिसके बिना कई काम अधूरे हैं, जिसका काम उसके अलावा कोई और जानता ही नहीं होता। वो होते हैं हमारे ETOs। ETO इज अ रैंक जिसका काम उसके अलावा बेरली किसी को आता होता है। So ETOs are electrotechnical officers, और in some companies they call them electrotechnical engineers। शिप पर चलने वाली हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या फिर हमारी एग्जिस्टिंग मशीनरीज पे भी लगे हुए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की सारी मेंटेनेंस एंड उनकी रिपेयरिंग एंड उनका सारी खातिरदारी करते हैं हमारे ETOs। अब डेक और इंजन डिपार्टमेंट में इतने लोगों से काम तो चलेगा नहीं, तो हम लोगों को हेल्प करने के लिए, हम लोगों को असिस्ट करने के लिए हमारे पास एन एफिशिएंट टीम ऑफ क्रू होता है। जैसे कि डेक डिपार्टमेंट में सबसे सीनियर मेंबर होते हैं हमारे बोसन, फिर आते हैं हमारे ABs, फिर आते हैं हमारे OS। वैसे इंजन डिपार्टमेंट में द मोस्ट सीनियर रैंक इज द फिटर। फिटर्स आर द पीपल हु हैव अ लिटिल नॉलेज अबाउट इंजीनियरिंग एंड हैव द मेजर नॉलेज about using all kind of mechanical machineries, जैसे कि लेथ मशीन, गैस कटिंग, वेल्डिंग, ये सब चीज़ों में स्किल फिटर्स की होती है। फिर आते हैं हमारे ऑयलर्स, जो कि आर द हेल्पिंग हैंड्स टू आवर इंजीनियर्स। एंड फिर आते हैं हमारे वाइपर्स, who are the trainees of the engine department and they belong to the crew side। तो ये सारे लोग मिला के एक एफिशिएंट शिप की टीम बनाते हैं एंड इस टीम में लगभग 21 से 25 लोग होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ शिप, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ शिप एंड डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ शिप। तो ये सब मिलके डिसाइड करता है कि हमारे शिप का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। अब आते हैं वीडियो के उस सेक्शन पर जिस सेक्शन के लिए आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, कि आखिर हम लोग पैसा कितना कमाते हैं। अब ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा इधर उधर से घुमाकर असली टॉपिक पर लेकर जाऊंगा। जो असलियत है, जो मैंने देखा है कि हमारे LNG कैप्टन्स 22 लाख रुपए भी कमाते हैं महीने के, ऑफ कोर्स टैक्स फ्री। एंड हमारे बल्क कैरियर्स के मास्टर 10 लाख से 12 लाख रुपए महीने के कमा लेते हैं। तो ये सारा फर्क क्यों होता? ये है कि हमारी सैलरीज बहुत चीज़ों पर डिपेंड करती है, जिसमें से हमारे सबसे ऊपर आता है द रीजन टाइप ऑफ शिप्स, दूसरा रीजन आता है द एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन, तीसरा आता है द स्टैंडर्ड ऑफ द कंपनी एंड चौथा आता है द नेशनैलिटी ऑफ दैट स्पेसिफिक पर्सन। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ इंडियन क्रू की बात करूंगा, तो इस वाले रीजन को हम अभी के लिए हटा देते हैं। तो मैं जितनी भी सैलरीज डिस्कस करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन क्रू मेंबर्स की डिस्कस करूंगा। तो मैं इस वीडियो में साथ साथ डॉलर्स में भी अमाउंट बताता चला जाऊंगा, बट अभी मैं रुपीज़ में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे देखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी डॉलर को कन्वर्ट करने नहीं बैठना चाहेंगे। बाय द वे, ये सारी कैलकुलेशंस जो हैं, जो भी करंट रेट चल रहा है डॉलर का 92, 93 वॉट एवर इट इज़, तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं मास्टर से। जानने की एक बात
कि जो हमारे डेक ऑफिसर्स हैं और जो हमारे इंजीनियर्स हैं, इनकी सैलरीज एज पर देयर रैंक पैरेलली चलती है। तो मैं अलग अलग नहीं बताऊंगा, मैं एक ही साथ दोनों की सैलरीज बताता चलूंगा। तो बात कर लेते हैं हमारे कैप्टन्स और चीफ इंजीनियर्स की सैलरी की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे कैप्टन्स और चीफ इंजीनियर्स की सैलरी एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम पर काम करती है, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ शिप्स दे आर सेलिंग ऑन, द काइंड ऑफ कंपनी दे आर सेलिंग विद एंड द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दे हैव। सो जूनियर मास्टर्स आज की डेट में लगभग 8 से 10 लाख रुपए कमा रहे हैं ऑन ड्राई शिप्स, एंड LNG टैंकर्स के मास्टर्स वेरी इजीली स्टार्टिंग फ्रॉम 20 lakhs to 25 lakhs अ मंथ कमा रहे हैं। ये एक लेजिट नंबर है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जिनको मैं जानता हूँ उनके थ्रू आया है। आपको इंस्टाग्राम पे, आपको यूट्यूब पर बहुत सारे अलग अलग फिगर्स मिलेंगे, वो इसी के बीच में कहीं पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो अगर आप उनकी मानना चाहते हैं तो वो भी सही है, बट दिस इज़ द रियलिटी कि ये स्पेक्ट्रम पर ही कहीं मास्टर्स की सैलरी लाई करती है। जैसे कि अगर एक बल्क कैरियर के मास्टर होंगे, उनकी सैलरी होगी लगभग 10 लाख रुपए। अगर वहीं पे हमारे एक कंटेनर शिप के मास्टर होंगे, उनकी शायद 12 लाख हो। कार कैरियर्स की होगी उनकी शायद 13 लाख हो। एंड डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ कंपनी दे आर सेलिंग विद, कुछ कंपनी सेम टाइप के शिप्स, सेम एज की शिप्स पर अलग अलग पे करती हैं। तो कोई भी नंबर जो आप इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर सुन रहे हैं, हो सकता है कि वो सही हो, कि हो सकता है वो गलत हो, मुझे नहीं मालूम, बट हाँ, इन नंबर्स पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। आप डरिए नहीं, इतना बड़ा स्पेक्ट्रम मैं आपको बाकी रैंक्स पर नहीं लेकर चलूंगा, बाकी रैंक्स में ये गैप थोड़ा सा कम है। अब बात करते हैं हमारे चीफ ऑफिसर्स और सेकेंड इंजीनियर के बारे में। अगेन, depending upon the type of ship, depending upon the type of company, depending upon their experience, वो कमा लेते हैं लगभग 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक बड़ी आराम से। अगर वो ड्राई शिप्स पर होंगे और जूनियर्स होंगे तो हो सकता है कि वो 5 लाख 5.5 लाख से शुरू करें, और अगर वो काफ़ी सीनियर होंगे, LNG टैंकर्स पर, बाकी टैंकर्स पर काम करते होंगे, तो उनकी सैलरी कैन गो अप टू 10 लाख 12 लाख समटाइम्स, यू नेवर नो। कई बार गल्फ की जो कंपनीज हैं वो इतना पे कर देती हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नंबर नहीं है। अब आते हैं जूनियर ऑफिसर्स पर, यानी कि थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर और थर्ड इंजीनियर और फोर्थ इंजीनियर। अब यहाँ पर आकर हमारी एक कैटेगरी और आउट हो जाती है। अब बचते हैं हमारे पास द काइंड ऑफ कंपनी वी आर सेलिंग विद एंड आर एक्सपीरियंस। टाइप ऑफ शिप पे इतना फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है $500-600 का फर्क पड़े, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम माई कोलीग्स एंड फ्रॉम माई फ्रेंड्स कि हाँ, मोर और लेस सेम ही रहती है। तो सेकंड ऑफिसर और थर्ड इंजीनियर की सैलरी की बात कर लेते हैं। ये लोग कमाते हैं महीने के 3.5 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दे हैव एंड द काइंड ऑफ कंपनी दे आर सेलिंग विद। हाँ, LNG टैंकर्स की बात थोड़ी अलग है, वहाँ के थर्ड इंजीनियर और वहाँ के सेकंड ऑफिसर शायद से थोड़ा सा अपर हैंड रखते होंगे, बट दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ सेकंड ऑफिसर्स। अब आते हैं मेरे फेवरेट रैंक पर, थर्ड ऑफिसर एंड फोर्थ इंजीनियर। अब इस रैंक के नंबर्स मैं आपको थोड़े से और प्रिसाइज दे सकता हूँ, बिकॉज मैं अभी उसी रैंक से जा रहा हूँ एंड मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे बैचमेट्स अभी इसी रैंक पर हैं, तो मेरे पास मार्केट की एक अच्छी खासी नॉलेज है। नए थर्ड ऑफिसर्स, ड्राई शिप्स के थर्ड ऑफिसर्स एंड हु आर सेलिंग इन अ गुड इनफ कंपनी कैन स्टार्ट फ्रॉम $2,500 a month. That can turn out to be like 2,30,000, 2,25,000, and it can go up to 4.5 lakhs per month. घूम फिर कर वही बात कि कई कंपनी ज़्यादा पे कर देती हैं, कई कंपनीज कम पे कर देती हैं। अगर आप मेरी बात करें तो मैं स्पेक्ट्रम के थोड़े से अपर एंड पर हूँ, क्योंकि आई हैव अ कंपेरेटिवली गुड एक्सपीरियंस एंड द कंपनी आई एम सेलिंग विद इज नोन टू पे वेरी नाइस सैलरीज। हाँ, तो अभी तो दुकान ठीक चल रही है, एंड सिमिलरली इट गोज फॉर द फोर्थ इंजीनियर्स एज वेल। अब बात कर लेते हैं हमारे ट्रेनीज की, हमारे प्यारे कैडेट्स की, हमारे फिफ्थ इंजीनियर्स की। कैडेट्स की सैलरी थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट है। देयर सैलरी कैन समटाइम्स स्टार्ट फ्रॉम $300 to $1,000। वो भी डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी आपको देना कितना चाहती है, बिकॉज अगेन मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बट द कंपनी आई वाज सेलिंग विद, वो कॉन्ट्रैक्ट में 790 लिख के देती है, बट दे कीप $300। सो व्हेन यू कम एंड बिकम अ थर्ड ऑफिसर इन देयर कंपनी, दे विल रिटर्न यू बैक अ लिटिल पोर्शन ऑफ दैट मनी। हाँ, आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, बट दिस इज़ द मनी यू आर गेटिंग फॉर ट्रेनिंग ऑन द शिप। आप लोगों की कोई ड्यूटीज़ नहीं होती, आप लोगों को कोई ऐसा डेजिग्नेटेड काम नहीं करना पड़ता, लेकिन ये जो आपका सारा पैसा है, ये सारा पैसा कल को आपके एग्जाम्स पर लगेगा। और वैसे भी अभी आप लोग 18 से 20 साल के हैं, आपको इतने पैसे चाहिए क्यों? जितने हैं खुश रहो, अच्छा पैसा है, मुझे बहुत
तो बात कर लेते हैं ईटीओस की सैलरीज के बारे में। तो ट्रेनी ईटीओस जो कि कैडेट की तरह ही पहली बार शिप पर आए होते हैं, उनकी सैलरी कैन स्टार्ट समवेयर फ्रॉम $1,000 एंड इट कैन गो अप टू $7,000, जो कि आज की डेट में 6.5 लाख रुपए बन जाते हैं, उससे भी ज़्यादा में भी। बट उन स्पेसिफिक शिप्स पर काम भी शायद ज़्यादा होता है, उन ईटीओस का एक्सपीरियंस भी कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है। अब आ जाते हैं हमारे क्रू मेंबर्स पर। जैसे कि डेक ऑफिसर्स और इंजीनियर्स पैरेलली चल रहे थे, वैसे ही हमारे बोसन और फिटर पैरेलली चलते हैं। तो बोसन और फिटर की सैलरी स्टार्ट होती है $1,700 से $2,500 तक। बड़े शिप्स पर मे बी इट गोज अप टू $3,000, बट येस दिस इज द मैक्सिमम नंबर दैट आई हैव हर्ड। फिर आते हैं हमारे एबीज और हमारे ऑयलर्स। इनकी सैलरी कैन रेंज फ्रॉम $1,300 टू $1,700। इसके बीच में हमारे एबीज और हमारे ऑयलर्स कमाते हैं। फिर आते हैं हमारे ओएस और हमारे वाइपर्स। इन लोगों की सैलरी कैन अगेन रेंज फ्रॉम $900 टू $1,300, $1,400, डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सपीरियंस। एंड अगर हम बात करें हमारे चीफ कुक्स की, चीफ कुक्स कमा लेते हैं लगभग $2,000 से लेकर $3,000, जो आपके बन जाते हैं लगभग 2.5 लाख 2,70,000 रुपये ऑन एन एवरेज। ये सैलरीज कमा लेते हैं हमारे चीफ कुक्स। और हमारे मेसमैन्स कमा लेते हैं $800 से लेकर $1,200 के बीच में। अगेन मैं बोलना चाहूँगा कि ये सारे के सारे नंबर्स प्रिसाइज नहीं हैं। मैं चाह कर भी आप लोगों को एक नंबर नहीं दे सकता, बिकॉज ये चीज़ें डिपेंड करती हैं बहुत सारी चीज़ों पर ये जो सारे नंबर्स हैं, ये वो नंबर्स हैं, ये वो रेंजेस हैं जो मेरे अपने नोन से मुझे मिली हैं, जो मैंने अपने आंखों के सामने होती हुई देखी हैं। अब आप गूगल पर जाएंगे, आप किसी इन्फ्लुएंसर से बात करेंगे तो वो एक बहुत अलग नंबर्स बोलेगा। मेरा काम आप लोगों को सही गाइड करना है, हमको ललचाना नहीं है। तो मेहनत करोगे, शिप पे घर से दूर रहोगे, पैसे तो अच्छे ही मिलेंगे। तो ये फैक्ट तो अपने साथ गांठ बांध के रख ही लो। तो अब आते हैं इस टॉपिक पर जो टॉपिक टच करते हुए मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि मैं डेक डिपार्टमेंट चूज़ करूं या मैं इंजन डिपार्टमेंट चूज़ करूं। तो डेक या इंजन डिपार्टमेंट के बीच चूज़ करना एक्चुअली एक बहुत पर्सनल चॉइस है। अगर कोई भी इंसान आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर कह रहा है कि नहीं मेरा डिपार्टमेंट अच्छा है, नहीं मेरा डिपार्टमेंट अच्छा है, तो प्लीज़ 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 उसकी मत सुनिए, क्योंकि शायद आपके घर पर बनने वाला खाना मैं पसंद ना कर पाऊँ, और हो सकता है मेरे घर पर बना हुआ खाना आप पसंद ना कर पाएँ। एंड यही सिमिलर सिचुएशन है डेक और इंजन डिपार्टमेंट चूज़ करने की। क्योंकि हो सकता है आपको 4 घंटे खड़ा रहना अनकंफर्टेबल लगे, हो सकता है आपको दिन के 8 घंटे स्क्रीन्स में देखना अनकंफर्टेबल लगे, हो सकता है आपको सारा सारा दिन समंदर देख के सी सिकनेस होती हो, या फिर हो सकता है कि आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हों एंड आप अथॉरिटीज़ को, आप बाहर के लोगों को फेस करना ना चाहते हों। और ऑन दी अदर हैंड हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा लाउड एनवायरनमेंट में ना रहना चाहते हो सकता है कि आप इतने गर्म एनवायरनमेंट को टॉलरेट ना कर पाते हो सकता है कि आपको इंजन रूम क्लॉस्ट्रोफोबिक लगे। तो ये सारी बातें सोचने के बाद, समझ लेने के बाद ही आप कोई भी डिसीजन लें। ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल है, मैं इस पर कोई ओपिनियन नहीं दूंगा। दोनों डिपार्टमेंट्स का अपना रीजनेबली इंपॉर्टेंट काम है, दोनों अपनी जगह इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। उन इन्फ्लुएंसर से बच के रहिए जो आपको हमेशा ऑनलाइन आकर ये बोलते रहेंगे कि हम तो सोच कर आए थे कि हमें यूनिफॉर्म पहनकर खड़े होने को मिलेगा, हमने तो 4 साल 5 साल से कभी यूनिफॉर्म देखी ही नहीं। मेरे भाई, at the end of the day, when salary gets credited to your account, it put foods on your family's table. अब वो आप चाहे यूनिफॉर्म पहनकर कमा रहे हैं, चाहे आप बॉयलर सूट पहनकर कमा रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हम डेक ऑफिसर्स यूनिफॉर्म इसलिए पहनते हैं क्योंकि पहली बात कि हम लोग बाहर के लोगों की नज़रों में रहते हैं, दूसरा ब्रिज एक कंपैरेटिवली साफ जगह है जहाँ पे हमारी यूनिफॉर्म गंदा होने के चांसेस कम हैं। अदरवाइज जब हम डेक पर जाते हैं या फिर हम इंजन रूम में जाते हैं, हमें भी सिमिलरली बॉयलर सूट्स पहनने पड़ते हैं। तो ये सोच के मत आओ कि ये वाइट कॉलर जॉब बोल के हम हमेशा यूनिफॉर्म पहन के खड़े रहेंगे, वो भी एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। हाँ, अगर आप एक डेक ऑफिसर हैं या फिर आप एक इंजीनियर हैं, देयर विल बी टाइम्स व्हेन योर यूनिफॉर्म विल बी अप्रोप्रिएट एंड देयर विल बी टाइम्स जब आपको अपने बॉयलर सूट्स पूरे गंदे भी करने पड़ सकते हैं। अब बात ये आती है कि इंजीनियर्स इंजीनियरिंग करेंगे, मरीन इंजीनियरिंग करेंगे, बीटेक करेंगे,
तो उसके बाद अगर आप कल को शिपिंग छोड़ना भी चाहते हो या फिर आप कहीं पे और प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास एक बीटेक की डिग्री होगी, आप मास्टर्स भी कर लो उसके बाद, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन इफ़ यू वांट टू गो दैट वे। बट हाँ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेरी बात करें तो मुझे पर्सनली डेक डिपार्टमेंट अच्छा लगा था और मैंने डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। अब आते हैं हमारे लास्ट सवाल पर कि मैं एक 10th पास स्टूडेंट या फिर मैं एक 12th पास स्टूडेंट मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन कैसे करूँ? तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि हर एक टाइप के रैंक के लिए एक अलग पढ़ाई होती है। अगर आप क्रू साइड ज्वाइन करना चाहते हैं, बी इट द केटरिंग डिपार्टमेंट, बी इट द डेक क्रू और बी इट द इंजन क्रू, आपको एक कोर्स के थ्रू जाना पड़ेगा जिसका नाम है जीपी रेटिंग। अब जीपी रेटिंग की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने 10th में गुड इनफ मार्क्स लेकर आने हैं। उसके बाद यू विल गो थ्रू अ ट्रेनिंग ऑफ 6 months एंड ऑल दी SCCW कोर्सेज। तो ये कोर्सेज करने के बाद आप बन सकते हैं आइदर OS और अ वाइपर और अ मेसमैन। चीफ कुक बनने का रास्ता भी यहीं से जाता है, लेकिन अच्छे चीफ कुक्स पहले होटल मैनेजमेंट करके आते हैं एंड उसके बाद दे गो थ्रू जीपी रेटिंग। उसके बारे में अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। SCCW कोर्सेज की बात मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लंबी खिंच जाएगी। अगेन अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उस बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। मेरा क्या जा रहा है पर हाँ, एक मोटी मोटी आउटलाइन मैं आपको इस वीडियो में देना चाहूँगा। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपको एक कोर्स के थ्रू जाना पड़ेगा जिसका नाम है जीपी रेटिंग। जीपी रेटिंग रहेगा 6 months का एंड उसके दौरान या फिर उसके बाद आपको करने पड़ेंगे अपने SCCW कोर्सेज। अब एक हार्ड ट्रूथ कि अगर आप जीपी रेटिंग करते हैं, बहुत सारे क्लेम्स आपको चारों साइड मिलेंगे, बहुत सारी बातें करने वाले आपको चारों साइड मिलेंगे, बट जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मेरे कोलीग्स ने मुझे बताया है कि आज की डेट में इंडिया में इफ़ यू डोंट हैव एन एजेंट और इफ़ यू डोंट हैव समवन इन द ऑफिस हु होल्ड्स अ गुड रैंक, तो आपको जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। एट द एंड ऑफ द डे या तो आपको कोई एजेंट हायर करना पड़ेगा जो आपको आपका पहला शब्द दिलवा दे एक्सपीरियंस के लिए, या फिर अगर आपका कोई रिलेटिव है जो किसी कंपनी में एक अच्छा रैंक होल्ड करता है, वो आपको एक शब्द दिलवा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही दो तरीके हैं, हो सकता है कि आप एक सही रास्ते के थ्रू भी कोई कंपनी ज्वाइन कर लें, पर उसके चांसेस आज की डेट में थोड़े कम हैं बिकॉज मार्केट हो चुकी है फ्लड। तो सच्चाई यही है, अगर आप चाहते हैं कि आप एक सही रास्ते से जाएं तो मेरे तरफ से तो पूरा सपोर्ट है, लेकिन मैं आपसे सच्चाई शेयर करना चाहता था, वो मैंने कर दी। अब बात करते हैं डेक डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की। तो डेक डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का जैसे मैंने बताया सबसे छोटा रैंक होता है डेक कैडेट। तो एक डेक कैडेट बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास नॉन मेडिकल विद PCM होनी चाहिए और जिसमें आपने लगभग 70% स्कोर किए होने चाहिए ही चाहिए। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके DNS के लिए। DNS का मतलब है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। ऐसे में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी इंटरनेट पर ढूंढ रहे होंगे, बहुत सारे स्कैमर्स, बहुत सारे एजेंट्स आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि चलिए आप 12th क्लास आपने कॉमर्स से करी है या आर्ट से करी है या फिर आपने 12th क्लास करी भी नहीं है, हम आपको DNS में एडमिशन दिलवा देंगे। मैं अगेन मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, ऐसे किसी भी स्कैमर के जाल में प्लीज़ मत आइएगा, क्योंकि ऐसा कोई तरीका है ही नहीं। मैं बताऊंगा आगे वीडियो में कि क्यों। अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ट्रीट किया जाएगा इक्वल टू द 10th पास स्टूडेंट। तो अगर आपको भी हमारे प्रोफेशन में आना है तो आपको भी जीपी रेटिंग के थ्रू ही शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जीपी रेटिंग के लोग ऑफिसर्स या फिर इंजीनियर्स नहीं बन सकते। once you have a specific C time or once you have your specific paperwork done, you are eligible to give your exams। थोड़ा सा रास्ता लंबा है बट yes पॉसिबल है। मेरे बहुत करीब दोस्त हैं जो पहले ABs हुआ करते थे बट आज दे आर सेलिंग एज ऑफिसर्स। बहुत सारे ऐसे वाइपर्स को, ऑयलर्स को मैं जानता हूं जो कि आज एक इंजीनियर बनकर सेल कर रहे हैं। वेरी मच पॉसिबल बट यस आपको स्टार्ट वहीं से करना पड़ेगा। तो वापस आते हैं हमारे DNS के कोर्स के लिए। वैसे तो डेक कैडेट बनने के लिए आप BSc नॉटिकल साइंस भी कर सकते हैं बट उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। अब DNS के लिए आपको 3 रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आसान तरीके से आप लोगों के लिए ब्रेक डाउन कर देता हूँ कि मंजिल एक ही है बट आपको 3 रास्तों से उस मंजिल तक जाना पड़ेगा। ये टोटली आपकी चॉइस है कि आप किस रास्ते से पहले जाना चाहते हो इन तीनों में से। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सीक्वेंस वाइज करना पड़ेगा।
ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसे जानना है या ऐसे जाना है। आप इन तीनों में से कोई भी चीज़ पहले कर सकते हैं एंड वो सारी चीज़ें करने के बाद ही आप डीएनएस में जा पाएंगे। पहला है आपका IMU-CET एग्ज़ाम, जो कंडक्ट करती है इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। उनका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद ही आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एनरोल कर सकते हैं। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस जब आप कंप्लीट करेंगे तो जो आपके पास सर्टिफिकेट आएगा दैट विल बी इशूड फ्रॉम IMU। तो अब IMU-CET का गेम ना थोड़ा सा पेक्यूलर है मार्केट में। मैं थोड़े ही दिन पहले इंस्टाग्राम पर देख रहा था कि किसी ने ऐसे पूरा एक कॉलेज बना दिया है जो कि क्लेम कर रहे हैं कि हम आपको IMU-CET क्रैक करने का तरीका बता देंगे, हम आपको स्पॉन्सरशिप्स दिलवा देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरे दोस्त, आपको इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर अपनी 12 70% मार्क्स से मिनिमम पास कर ली है तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको IMU-CET के लिए किसी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है ही नहीं। बिकॉज इस चीज़ को ऐसे समझिए कि अगर मैं एक शिपिंग इंडस्ट्री का आदमी हूँ, मैं एक शिपिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता एक 12th पास बच्चे से कि उसको मेरे लेवल का कुछ भी पता होगा। हाँ, मैं उससे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो वो ऑलरेडी पढ़ के आया है, जो उसने 11th 12th में पढ़ाई की है, एटलीस्ट वो उसको क्लियर हो और वही सारे क्वेश्चंस आपके IMU-CET एग्ज़ाम में आएंगे। IMU-CET एग्ज़ाम्स में आपके पास एक क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शंस होंगे एंड ऐसे ही पूरा फॉर्मेट आपके एग्ज़ाम का होगा। अब हमारा दूसरा रास्ता है कंपनी स्पॉन्सरशिप। अब कंपनी स्पॉन्सरशिप आखिर होता क्या है? कंपनी स्पॉन्सरशिप एक ऐसी कंपनी का क्लेम है जो कि आपको प्रॉमिस करती है कि वंस योर कोर्स इज डन, once you are done with all the STCW courses and your DNS, so they take the responsibility of your cadetship, getting you through from your experience, your sea time on board a ship. तो ये गारंटी लेती हैं हमारी स्पॉन्सरिंग कंपनीज। अनदर नोट, आज की डेट में आप बिना किसी स्पॉन्सरशिप के DNS नहीं कर सकते। ये साफ साफ डिजी शिपिंग की गाइडेंस है। अगर कोई कॉलेज आपको ऐसे गाइड कर रहा है कि आपको स्पॉन्सरशिप हम बाद में दिलवा देंगे, पहले आप कोर्स कर लो, तो माइंड यू आप एक इलीगल काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं है। अब तीसरा आता है हमारे इंस्टीट्यूट का इंटरनल एग्ज़ाम। अब इंटरनल एग्ज़ाम सिमिलर टू आवर कंपनी स्पॉन्सरशिप, वो टोटली डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे या फिर कंपनीज पे कि वो सिर्फ ओरल टेस्ट लेना चाहते हैं, वो सिर्फ रिटन टेस्ट लेना चाहते हैं या फिर वो दोनों लेना चाहते हैं। तो जब आपने ये 3 चीज़ें पूरी कर ली, सिर्फ इसके बाद ही आप जा सकते हैं उस रास्ते पर जो कि आपको DNS में एडमिशन की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़, आपका मेडिकल। आपका DNS करने से पहले सबसे ज़रूरी है आपका पूरी तरह मेडिकली फिट होना, क्योंकि जब मेडिकल टेस्ट होगा आपके सिर से लेके आपके पैरों तक आपकी हर एक चीज़ चेक की जाएगी। एंड वन नोट अगेन, आपकी आंखें शुड ऑलवेज बी 6/6 इफ़ यू आर ट्राइंग टू बिकम अ कैडेट। इफ़ यू डोंट हैव अ 6/6, देयर इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन ऑफ आई सर्जरी। लेजिक करवा के बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं एंड दे सेल स्मूथली लेटर ऑन, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट आपका पूरी तरह मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। इंडिया में ऑल थ्रू बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो DNS करवाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। अगर आप जानना चाहते हैं प्लीज़ लेट मी नो ऑन माई इंस्टाग्राम DMs में, आपको कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम बता दूंगा जो कि मुझे लगता है अच्छे हैं, जहाँ कैडेट्स को मैंने भी अप्रिशिएट किया है। बट अगर उसकी फ़ीस की बात करें तो आज की डेट में एक regular institute will cost you around 5.5 lakhs for entire year, including your stay, including your mess food, including your education, your certificates, everything, and it can range up to 8 lakhs 9 lakh rupees for DNS। ये आज की डेट में कॉमन नंबर है, कोई और भी पढ़ाई करोगे इतना खर्चा तो आ ही जाता है। DNS रहेगी 2 सेमेस्टर्स की। 2 सेमेस्टर्स ख़त्म करने के बाद, अपने STCW कोर्सेज ख़त्म करने के बाद आप जाएंगे 18 मंथ्स के लिए शिप पर। अब वो 18 मंथ्स वी कैन ब्रेक इन लाइक 9 और 9 मंथ्स, और वी कैन ब्रेक एज 6 मंथ्स। तो इन 2 स्ट्रक्चर्स के साथ आप अपनी कैडेटशिप, आप अपनी ऑनबोर्ड ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। ऑनबोर्ड रहकर भी आपको अपनी ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स हमेशा मेंटेन करने पड़ेंगे। उसके बाद ही यू विल बी एलिजिबल टू गिव योर सेकंड मेट्स एग्ज़ाम, जो कि आपको बनाएगा ऑनबोर्ड एक 3rd ऑफिसर। तो ये सारा झमेला करने के बाद आपके जब 2.5-3 साल ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद ही आप बन सकते हैं एक 3rd ऑफिसर या फिर एक नेविगेटिंग ऑफिसर, सो टू से। तो सर ये रही पूरी कहानी।
हमारी मर्चेंट नेवी की। अभी वीडियो हो गई है बहुत लंबी, बातें बहुत सारी अंदर दबी हुई हैं, बहुत सारी बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ और बहुत सारी नॉलेज अभी भी ऐसी है मेरे मन में जो फट फट कर बाहर आ रही है। मैं चाहता हूँ कि वो सबको मिले, जैसे कि डेक कैडेट बनने का दूसरा तरीका यानी कि बीएससी नॉटिकल साइंस, जैसे कि एक इंजीनियर बनने का तरीका जीएमई और मरीन इंजीनियरिंग, एंड हमारे केटरिंग डिपार्टमेंट की चीफ कुक की सीओसीज। बहुत सारी बातें हैं मन में जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, बट इस वीडियो को मैं आज इस डीएनएस टॉपिक के साथ ही बंद करना चाहूँगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले मुझसे अपना रिस्पॉन्स शेयर करें, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं जान पाऊँ कि आप एक्चुअली जानना क्या चाहते हैं, आप किस टॉपिक के बारे में मुझे बुलवाना चाहते हैं। मैं हर चीज़ बोलने के लिए रेडी हूँ। मैं चाहता हूँ कि सही से सही इन्फॉर्मेशन, लेजिट से लेजिट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। एंड सबसे मेन पर्पज़ ये है कि मैं आपको स्कैमर से, आपको झूठ बोलने वाले लोगों से, आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाने वाले लोगों से आप लोगों को बचा सकूँ। बट तब तक के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से एक सपोर्ट चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप या फिर आपका कोई दोस्त भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है, ये वीडियो आप उसको ज़रूर शेयर करें। बट तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, एंड मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।